नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप जानते हैं मैं रोज अभय दुबे जी के साथ शो करता हूं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं जो इतनी सफाई के साथ झूठ बोल सकें। बिहार में उन्होंने फिर वही राग छेड़ दिया कि अगर मैं बार बिहार को मुंबई जैसा बना दूंगा, पुणे जैसा बना दूंगा, सड़कें मोतिहारी की चमका दूंगा, वगैरह वगैरह। 20 साल से हुकूमत किसकी है? थोड़ा टाइम छोड़ दे तेजस्वी का, सारे टाइम में नीतीश बाबू, सहयोगी बीजेपी। तो चुनाव के समय में आप प्रधानमंत्री जी क्यों बोलते हैं? जाहिर है ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं देगा। मैंने अभय दुबे जी से जानना चाहा कि क्या होगा संघ में और भाजपा में? प्रधानमंत्री की इन नीतियों का विरोध करने की हिम्मत क्यों नहीं करता? निशिकांत दुबे ये क्यों कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते हमारी 150 सीटें आती, मतलब बीजेपी के विधायक, सांसद, संगठन, आरएसएस सब बेकार है, मोदी जी हैं। तो बहुत अच्छी चर्चा है, आप पूरी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय दुबे जी। आज मेरा मन खुश हो गया जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। कितना बिहार को लेके उनका दर्द है उनके दिल में, आज ही नजर आया। मैं बयान में पढ़ दूं, उन्होंने तो खास लाइन कही वो ये है कि हमने बिहार को न्यूजीलैंड, सिंगापुर और नॉर्वे की, उन्होंने कहा कि बिहार का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि हमने न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे की कुल आबादी से ज्यादा घर हमने बिहार में दे दिए। और हमारा संकल्प है कि पुणे की तरह पटना, मुंबई जैसा मोतिहारी हो। कितना बड़ा विजन है प्रधानमंत्री का कि जैसा पुणे है वैसे ही मोतिहारी हो, बिहार हो, मुंबई की तरह बिहार हो। और मुझे लगा कितना उदार हृदय है प्रधानमंत्री जी का, वरना कौन नेता ऐसा होगा जो मुंबई बिहार को मुंबई जैसा बना दे। तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी की बात को तो आज दिल से सुन लिया होगा बिहार के लोगों ने कि अब हम पटना मुंबई बनने जा रहा है, मोतिहार मुंबई बनने जा रहा है। तब तो बीजेपी का वोट देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की बात पे खुश तो होंगे, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री की बात सुनकर बिहार के लोग सोच रहे होंगे, क्या नरेंद्र मोदी एक नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी एक से कुछ ज्यादा हैं? ये कोई और नरेंद्र मोदी है या पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी यहाँ बिहार आते रहे हैं? और नरेंद्र मोदी हमेशा चुनाव के वक्त ही बिहार जाते हैं। बिहारियों को अच्छी तरह पता है कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद शायद ही बिहार का दौरा करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि अगर आप पिछले 11 साल में देखें कि नरेंद्र मोदी कब कब बिहार आए और कब कब बिहार नहीं आए, तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त तो निश्चित रूप से बिहार गए हैं रैलियां करने के लिए। उसके बाद शायद एक आध बार कभी बिहार गए हों तो गए हों। उसके बाद उन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया, जहां तक मेरी याददाश्त है। हो सकता है एक आध बार और गए हों, लेकिन मुख्य तौर पर बिहारियों को उनके दर्शन चुनाव के दौरान ही होते हैं। और ये कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति ये कहे जिसकी आज तक बिहार में सरकार न बनी हो और वो पहली बार बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहा हो, तब बात समझ में आती है। मैं तो कहता हूं अगर इस तरह का दावा तेजस्वी यादव भी करते हैं तब भी उनके दावे को हम लोगों को कड़ी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी और तेजस्वी यादव दोनों ही बिहार में सत्ता में रह चुके हैं। उनके पिताजी तो बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रह चुके हैं। तेजस्वी यादव भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बिहार में रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्ष से बिहार में सत्ता में है। इसमें अगर आप केवल 3 वर्ष का समय ऐसा निकाल दीजिए, 3 साढ़े 3 का वर्ष का समय निकाल दीजिए, जब 2 बार नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ किया, उसके अलावा तो बाकी समय तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में थी। एक कोई ना कोई उसका व्यक्ति उप मुख्यमंत्री था। स्थिति ये थी कि सुशील मोदी जो हुआ करते थे बिहार भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हस्ती, वो तो नीतीश कुमार के खास आदमी हुआ करते थे। भाजपा आला कमान और नीतीश कुमार के बीच में अगर कोई पुल का काम करता था तो सुशील मोदी पुल का काम किया करते थे। और नीतीश कुमार तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में एनडीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना नाता है और भारतीय जनता पार्टी मुद्दतों मुद्दतों से बिहार में सत्तारूढ़ है। तो फिर ये सवाल बिहारी पूछ सकते हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं, और बिहारियों को ये सवाल पूछने में हम लोग भी उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई
पटना जो है वो पूना जैसा क्यों नहीं बना, और मोतिहारी जो है वो मुंबई जैसा क्यों नहीं बना? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिहार आज भी अशिक्षित, देश का सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य है। बिहार आज भी देश का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास में सबसे पीछे रहने वाला राज्य है। आज भी बिहार के गरीब लोग जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं और छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। और बिहार का जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल है वो भी बिहार से तकरीबन पलायन कर चुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो एक जमाने में एक बहुत बड़ा नमूना हुआ करती थी, बहुत बड़ा उदाहरण हुआ करती थी। बिहार के कुछ कॉलेजों में कहा जाता था कि वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज जैसे हैं, मतलब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हैं, ये सब कहा जाता था बिहार के बारे में। उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था आजकल एक मजाक बन चुकी है। और ये जो आप इसमें लालू यादव का भी योगदान हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन लालू यादव पे अब हम ये इल्जाम कब तक लगाते रहेंगे? लालू यादव पर एनडीए ये इल्जाम कब तक लगाता रहेगा? क्योंकि लालू यादव तो बहुत मुद्दतों से सत्ता में नहीं है। यहां तक कि लालू यादव भी जब कभी सत्ता में आए तो दूसरे नंबर पर रहे, पहले नंबर पर नीतीश कुमार रहे हमेशा। लालू के साथ भी दोनों बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी के साथ। तो मैं मतलब स्थिति, बिहार की स्थिति तो ऐसी है जहां पर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कोई भी, ये लोग नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार कोई भी वायदा करें, किसी भी किस्म का बिहार के वोटरों को प्रलोभन दें, बिहार के वोटर तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। अच्छा अभय जी बताइए, आपको याद होगा कि अमेरिका में एक बार एक अखबार ने 100 झूठ छापे थे ट्रंप के, कि ट्रंप ने 100 बार झूठ बोला और बताया गया था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आता कि वो जो घोषणाएं करके जाते हैं बिहार में, बंगाल में, अलग अलग राज्यों में, वहां के लोग जागरूक होंगे, वहां के लोग उनको ये पता होगा कि आप कितनी बार झूठ बोल चुके हैं। तो झूठ बोलने में प्रधानमंत्री जी का कलेजा थोड़ा कांपता नहीं है कि यार मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसी देखिए फर्जी नरेंद्र खबरें ना। मोदी की देखिए, समझ गए संजय जी, नरेंद्र मोदी की राजनीति जो है ना, पूरा का पूरा झूठा नैरेटिव बनाने पर ही कायम है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे हम लोग उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, मैं भी अपनी ये कमी स्वीकार करता हूं। हम लोग ध्यान ध्यान नहीं देते थे उस तरफ कि भाई गुजरात में क्या हो रहा है। फिर जब वाइब्रेंट गुजरात का नारा लेकर और एक विदेशी कंपनी को किराए पे लेकर नरेंद्र मोदी ने अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाना शुरू किया, और जिसके अंदर देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने भी अपना हिस्सा लिया, अपना हिस्सा हिस्सा बांटा, तब हम लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। लेकिन उसी के 1-2 साल के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, और उसके बाद वो केंद्र में आ गए, और सत्ताधारी होने की बजाय वो सत्ता की चुनौती, सत्ता के लिए चुनौती देते हुए आए, वो चैलेंजर के तौर पे सामने आए। तो हमने तो नरेंद्र मोदी को पहली बार जब गंभीरता से देखा और समझने की कोशिश की, तब वो चैलेंजर थे। राज्य वो कैसे चलाते हैं, झूठे वादे करते हैं कि सच्चे वादे करते हैं, कौन सी योजना पूरी करते हैं, कौन सी योजना पूरी नहीं करते हैं, किनका हित अपने राजकाज में साधते हैं, किनका हित राजकाज में नहीं साधते हैं। दरअसल ये हमारे और आपके जैसे लोगों ने तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कभी। फिर जब 2013 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तब हमारी समझ में आया कि ये नया बंदा आया है और ये नई नई किस्म की बातें कर रहा है। और मैं कहता हूं गुजरात के लोगों को छोड़ के बाकी सारे देश के लिए सारी बातें बिल्कुल नई थी। ठीक बात है, बिल्कुल सही हाँ, बात है। पहली बार एक ऐसा आदमी सत्ता में, एक ऐसा आदमी आया राष्ट्रीय मंच पे जिसने कहा कि आप कमल के ऊपर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे प्राप्त होगा। ये इंदिरा गांधी ने भी नहीं कहा था। तब नारा लगा था जात पर ना पात पर मोहर मोहर लगेगी लगेगी हाथ इंदिरा जी के हाथ। हाथ पर। हाँ, लेकिन उसको तो चूंकि हाथ उनका निशान था कांग्रेस का, तो इंदिरा जी का हाथ उसको बता दिया गया था। यहां तो बिल्कुल दूसरी बात है, दूसरे तरीके से वो बंदा कह रहा है। क्या कॉन्फिडेंस है वैसे। हाँ, आप देखिए ना, तो हमें पहली बार लगा कि ये आदमी, हमें नहीं सारे देश की जनता को लगा कि ये आदमी एक नए किस्म की बात कर रहा है। हर चीज में वो कहता था कि भाई आपने चीन के साथ ठीक से डील नहीं की, हम आएंगे तब ठीक से करेंगे। आपने महंगाई ज्यादा बढ़ा रखी है, हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। हम आपने रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, हम आएंगे तो रुपए की कीमत को हम गिरने नहीं देंगे। पता नहीं उसने कौन कौन सी बातें उसने कही।
तो सब लोगों ने उनकी बात पे, सब लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात पे यकीन कर लिया। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जितनी बातें कही थी सारी की सारी झूठी साबित हुई, सारी बातें झूठी, कुछ भी सच सामने नहीं आया। मैं वही तो कोई कह भी रहा सच सामने नहीं आया। हूँ, वही तो इसके बाद कॉन्फिडेंट उन्होंने नोटबंदी जैसा काम किया, नोटबंदी में जो कुछ कहा सब झूठ निकला। कमाल जीएसटी ही है। देखिए, झूठ बोलने का और झूठा नैरेटिव चलाने का कमाल ही है। अभी भी लगातार झूठा नैरेटिव चलाते रहते हैं कि हम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस वक्त देश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। हमने इतने लोगों को गरीबी की सीमा से ऊपर उठा दिया है। अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा विषमता घटाने वाला चौथे नंबर का देश बन गया है। मतलब झूठे नैरेटिव बनाने की कोई सीमा नहीं है, निरंतर झूठे नैरेटिव चला रहे हैं। अच्छा, बताइए, और आप कह रहे हैं एक नैरेटिव फ्लॉप हो जाता है, फिर जब उस पे हम लोग आलोचना करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता उधर से, हमारी आलोचना दीवार से टकरा के बेकार हो जाती है। तब आप तक वो कह रहे हैं दूसरा नैरेटिव, संजय जी, तब तक वो दूसरा नैरेटिव सोच लेते हैं, दूसरा चलाने लगते हैं। तो बड़ी सही करते ये हैं देखिए, ये जो पूरी राजनीति है, ये देश में किसी ने कभी नहीं की। जवाहरलाल नेहरू, सबकी 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 आंख में एक शर्म थी। जब उनसे पूछा जाता था कि भाई तुमने अपना वायदा पूरा नहीं किया, तो कुछ तो शर्म आती थी, कुछ जवाब देते थे उसका। ये जवाब ही नहीं देते उसका। क्या जवाब देना, वो तो और एक नया झूठ, जवाब देने में एनर्जी खर्च कर, ऊर्जा खर्च करने, या एक नया झूठ गढ़ने में ऊर्जा खर्च करते, फिर उसको लेके आ जाते। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों से ये कह रहे हैं कि हम पटना को पूना बना देंगे, पूना जैसा बना देंगे, और मोतिहारी को मुंबई जैसा बना देंगे। आप सोचिए, जो जो व्यक्ति पिछले 11 साल में 3 साल हटा दिए, 8 साल से लगातार बिहार में राज्य कर रहा है, और बिहार को प्रगति के रास्ते पर एक आधा कदम भी नहीं, जो आगे नहीं बढ़ा पाया, वो चुनाव से पहले बिहार में ये कह रहा है कि हम पटना को पूना बना देंगे और मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, और कहते हुए उसके माथे पे शिकन नहीं आती। क्या शर्मनाक बात है। लेकिन बिहार तो चमका दिया उन्होंने। देखिए कितनी, बिल्कुल हिंदी फिल्मों का ऐसा अनुभव हो रहा है आजकल। बिहार के लोगों को अस्पताल में घुसते हैं, ताड़ गोली मार देते हैं। एक व्यवसायी था अभय जी, मेरा तो दिल दहल गया। उस व्यवसायी के बेटे का 4-5 या 6 साल पहले मर्डर हुआ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन पटना का, 5-6 साल पहले मर्डर हुआ। और अब कुछ ही दिन पहले, शायद 15 दिन पहले, उस व्यापारी को भी मार दिया गया, बिजनेसमैन को। ऐसी गोलियां चल रही हैं, ऐसी गोलियां चल रही हैं कि क्या गैंग ऑफ वासेपुर पिक्चर में चली होंगी बिहार में। ये जो इससे अच्छा अस्पताल के अंदर मर्डर हुआ है, टीवी पे आता है, दिखाई पड़ता है, वो सीसीटीवी कैमरे की वजह से, कि जो हत्यारे हैं वो आ रहे हैं, और जो सबसे आगे हत्यारा है वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आता है, उसी तरीके से गन निकालता है। सारे हत्यारे अपनी गन को कॉक करते हुए, मतलब उसका वो चढ़ाते हुए अंदर घुसते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं, और शान के साथ बाकायदा हवा में, मोटरसाइकिल पे हवा में अपनी बाहें लहराते हुए चले जाते हैं। तो ये सब जो बिहार, एक तो इतना गरीब प्रांत, ऊपर से इतना ज्यादा कानून व्यवस्था की समस्या, खून खराबा, ये तमाम। बिहार में कितने तो पुल गिर चुके हैं, आप बताइए। जितने पुल गिरे हैं सारे के सारे अपने आप में भ्रष्टाचार के उदाहरण है। और मोदी जी अपने आके बिहार में मोतिहारी में रैली कर रहे हैं, और मोतिहारी में इस तरह की डींगे मार रहे हैं। कमाल ही है। मोदी जी को एक लाइन कहनी चाहिए कि मंच पे कि लुट जाओगे मेरे प्यार में, कुछ दिन तो गुजारो बिहार में। ये यहाँ भी मेरे अभी भी दिमाग में आई ये बात। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी की फ्रॉड बड़ी बात है। लेकिन एक सांसद हैं, डिग्री दुबे कहते हैं, हम उनकी डिग्री को लेके मोदी जी की डिग्री की तरह विवाद है। उन डिग्री दुबे जी ने कहा कि प्रधानमंत्री हैं तो संभव हुआ ये, वरना 150 सीटें भी नहीं आती बीजेपी की। मतलब निशिकांत दुबे जी के हिसाब से संघ की कोई हैसियत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों की हैसियत नहीं है, संगठन की हैसियत नहीं है। वो कह रहा है अगर मोदी जी नहीं होते तो 150 सीटें भी नहीं आती, और 2029 में मोदी जी ही चेहरा होंगे। क्या इतनी चमचागिरी, इतना अमूल बटन लगाने के बाद मोदी जी उनको मंत्री बनाएंगे? नहीं, मोदी जी तो उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है। इस वक्त पूरा हिंदुत्व का आंदोलन, जिसमें संघ परिवार, संघ के पूरे संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का संगठन है, सब मिलाकर जो हिंदुत्व का आंदोलन चला रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ता है कि इस वक्त वो 2 भागों में बट गया है। इस वक्त पूरा आंदोलन जो है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, मतलब जो है स्प्लिट हो गया है।
नीचे से ऊपर तक और दाएं से बाएं तक, मतलब पूरी तरह दो फाड़ हो गया। प्रभाष जोशी की भाषा में कहें, वो स्प्लिट को दो फाड़ कहते थे प्रभाष जी, तो वो दो फाड़ हो गया पूरा पूरा आंदोलन। क्योंकि इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चारा नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अंदाजा लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी कब जाएंगे। ये पूरी तरीके से मामला विभाजित हो गया है। और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, वो उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कब जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया 75 साल के रिटायरमेंट वाला, इसका तापमान अभी भी भाजपा के अंदर चल रहा होगा? मतलब बिल्कुल बिल्कुल चल रहा होगा। देखिए, ये 75 का अंक जो है ना, ये इसका एक खास महत्व है। मेरा ध्यान इस तरफ, हमारे मित्र बद्री नैना है, उन्होंने वायर में एक लेख लिखा था, उसकी वजह से गया। तो बद्री नैना ने कहा कि सनातन धर्म में 75 का अंक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 75 की संख्या महत्वपूर्ण होती है। 75 की संख्या का मतलब है वानप्रस्थ और वैराग्य। अब आप गृहस्थाश्रम से निकल रहे हैं और वानप्रस्थ की बारी आ रही है, और आप अपने बच्चों को या अपने उत्तराधिकारियों को सारी जिम्मेदारी, सारी संपत्ति, सारे अधिकार सौंप के आप जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, इसके उदाहरण मिलते हैं कि आप वन में रह रहे हैं, जो आपके पीछे जो राजा बना है, उसको अगर कभी आपकी राय की जरूरत होती है तो जाता है वन में, आपसे मिलता है, राय मशवरा लेके चला आता है, चेक कराता है कि आपकी लालटेन कैसी है, आपकी झोपड़ी में आपकी मोमबत्ती कैसी है, आपको आपके बाहर की जो गाय बनी हुई है कुटिया के बाहर, वो दूध ठीक से दे रही है कि नहीं दे रही है, मतलब वो ये सब चीजें चेक करके चला आता है। लेकिन अब ये जो बात कही है उन्होंने, वो इसी तरफ इशारा है। लेकिन उधर बेचारी कांग्रेस परेशान है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी फिर पूछताछ में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब ईडी जो है ना, बिहार के चुनाव आते आते सबको निपटा देगी। राहुल गांधी ने कहा मेरी बहन बहनोई को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, मैं उनके साथ हूँ। तरह तरह की गलत चीज़ों में फंसाया जा रहा है। कितना ही सुप्रीम कोर्ट डांट लगा दे, ईडी ईडी सुधरेगी नहीं। ईडी टारगेट करती रहेगी। जब जब किसी राज्य का चुनाव होगा, तब तक विपक्ष के नेता परेशान होंगे। ये सिलसिला कैसे रुकेगा, कब रुकेगा? देखिए, ये एक विशेष किस्म की सरकार है। हम लोगों को ऐसी सरकार भारत में कभी नहीं बनी। इस सरकार का जो मानस है वो ये है कि हम सुप्रीम हैं। लोकतंत्र का मतलब है चुन के आई हुई सरकार। लोकतंत्र का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लोकतंत्र का मतलब चुनाव आयोग नहीं है। लोकतंत्र का मतलब संविधान की दूसरी संस्थाएं नहीं है। और ये सरकार जो है लगातार कोशिश करती रहती है कि दूसरी जो संस्थाएं हैं उनको भी किसी तरीके से कल्टीवेट कर लिया जाए, उनको या तो अपने पक्ष में कर लिया जाए, अपने पक्ष में जो नहीं कर रहे हैं तो उनके आदेशों की उपेक्षा की जाए। यही सब लगातार चलता रहता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो लोग परवाह नहीं करते। सही बात है। कुछ 2 दिन बाद संसद का सत्र भी शुरू होगा। क्या लग रहा है आपको? संसद सत्र में क्या सीन नजर आने वाला है इस बार आपको? भाई, संसद सत्र में तो मुझे लगता है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर का मसला उठेगा। विपक्ष को उठाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस हो। साथ में संसद सत्र में ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी तो ट्रंप पे भी बहस होगी, और ट्रंप पे बहस होगी तो ट्रंप ने जिस तरह युद्ध विराम कराया उसके ऊपर भी बहस होगी, और साथ में जो पूरा ट्रंप के साथ जो डील होने जा रही है वो डील भी चर्चा के केंद्र में आएगी। मैं ये मानता हूं कि इस संसद के सत्र में गेंद जो है विपक्ष के पाले में है। मैं देखना चाहूंगा विपक्ष इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से उठाता है। सरकार तो कतराने की कोशिश करेगी, जवाब नहीं देगी, इधर उधर की बातें करेगी, कभी सीडीएस के बयान का सहारा लेगी, कभी कुछ का। इसीलिए इस सत्र में ही सीडीएस से जो बयान वगैरह तमाम दिलवाए गए थे ना, मतलब तो वो उन सारे बयानों का सरकार उन बयानों का सहारा लेगी बचने के लिए। विपक्ष फिर कैप्टन शिव कुमार के बयान का सहारा लेगा। विपक्ष फिर थल सेना के जो उपाध्यक्ष हैं, उप सेना अध्यक्ष, उप डिफेंस ऑफ चीफ, डिप्टी चीफ हैं, हाँ डिप्टी चीफ हैं,
उनके वक्तव्य का सहारा लेगा, मतलब ये सब कैसे होगा? देखिए, इस वक्त देश बहुत बड़े-बड़े सवालों का सामना कर रहा है। देश का, मैं सब मतदाताओं के बारे में तो नहीं कह सकता कि बहुत सारा मतदाता पढ़ा-लिखा जो कि राजनीति के ऊपर गंभीरता से सोचता है, और आप कहेंगे मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों का प्रोग्राम भी देखता है। मैं ही कहता हूँ। तो ऐसे तमाम और आपके प्रोग्राम बहुत मतदाता देखते हैं, लाखों-लाखों लोग देखते हैं। तो वो सब लोग, सबके दिमाग अच्छा, में एक सवाल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आप शिमला गए थे, वहाँ पर लोगों ने कहा कि वो आपको सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दुबई गया, दुबई में मुझे 2 मिले, वो कह रहे थे कि हम अभय दुबे जी को तो ज़रूर हाँ, सुनते हैं। वो हर जगह है। हम और आप जो चर्चा करते हैं वो काफ़ी, अब मुझे यकीन हो गया कि काफ़ी लोग सोचते समझते हैं। तो मैं उसके प्रति बड़ा मतलब सोचता हूँ, मैं कोई गलत बात ना कहूँ, ऐसी नहीं, बात ठीक ना बात कहूँ है। जिसको बाद हाँ, में मैं पुष्ट ना कर पाऊँ। मतलब जो कभी-कभी बिल्कुल। ठीक है, हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं तो उसमें कभी-कभार कुछ हल्की बात भी निकल सकती है। तो मैं हुँ, उसके लिए हमेशा अग्रिम में क्षमा माँगता हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो ठीक बात है। हाँ, तो बहुत-बहुत मेरा शुक्रिया। कहना हाँ, जी, 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 जी। जी, मेरा 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 कहना ये है कि ये जो पूरी अ, जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कम से कम पिछले 30 वर्ष से मैं राजनीति को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ उसके ऊपर। अ, मैंने कभी भी इतनी बड़ी-बड़ी मुद्दे जो नहीं देखे। जब कारगिल युद्ध हुआ था, जब अ, आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो तब भी ये बातें इस तरह से सामने नहीं आई थी, क्योंकि अटल जी इतने झूठे नैरेटिव नहीं चलाते थे। देखो, देखिए, कोई भी नेता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ ना कुछ वो अपने पक्ष में फेंकता है, झूठी बात बोलता है। बिल्कुल ठीक कोई बात है। ऐसी बात कहते हैं बोलता है जो पूरी नहीं कर पाता। सब लोग करते हैं। हुँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसकी सारी सीमाएँ तोड़ दी हैं। हुँ। सही बात है, एक से एक बढ़ के कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, आपको बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे यकीन है। अपना प्यार भरे कमेंट से बताइएगा। चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।